हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जो आगामी यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है। और आपका फर्स्ट जो है लेक्चर हो चुका है, उसमें हमने 11 बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। और ये हमारा जो है सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम लोग जो है इसी कड़ी में पढ़ते हुए बहुविकल्पीय प्रश्नों की ये जो है सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में कैपिटल R इक्वल टू 100 ओम और XL इक्वल टू 300 ओम, XC इक्वल टू 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कलांतर कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक, अब देखिए न्यूमेरिकल ये दिया गया है। तो अब ये न्यूमेरिकल आपका जो है प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर का है। यहाँ पर न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, हमको जो वैल्यू गिवन है पहले वो अच्छे से देखेंगे और क्या निकालना है इसको देखेंगे, उसके बाद फिर उसी से रिलेटेड फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको R इक्वल टू दिया गया है, कैपिटल R इक्वल टू कितना दिया गया है, 100 ओम। R आपका क्या है, ये LCR सर्किट का क्वेश्चन है, LCR परिपथ। तो आप देखिए ये R क्या है, ये हमारा परिपथ का प्रतिरोध है। और XL क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेरण प्रतिघात। क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात कितना दिया गया, 300 ओम। ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है। जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व होता है तब जो है ये प्रतिरोध उत्पन्न होता है। और आपका XC बराबर कितना दिया गया है, 200 ओम। XC बराबर कितना दिया गया है, 200 ओम दिया गया है। XC क्या है, ये है धारतीय प्रतिघात। ये कब उत्पन्न होता है, जब परिपथ में केवल जो है संधारित्र C लगा होता है। तो ये R की वैल्यू 100 है, XL 300 है, XC 200 दिया गया है। हमको आरोपित विद्युत वाहक बल और प्रवाहित धारा में कलांतर निकालना है। कलांतर मतलब फाई निकालना है। ठीक, अब देखिए कलांतर का फार्मूला क्या होता है, tan फाई बराबर, ये सूत्र आपका होता है, इस सूत्र से हम निकालेंगे। tan फाई बराबर होता है XL माइनस XC अपान कैपिटल R। इस तरीके से हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर XL डिफरेंस XC होता है। तो जो बड़ा होता है, इन दोनों में जो बड़ा होता है, डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे। तो यहाँ पर XL बड़ा है, इसलिए XL माइनस XC जो है हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर tan फाई इक्वल टू हो जाएगा, XL के स्थान पर कितना रख देंगे, 300। XC हमारा कितना हो जाएगा, 200 दिया गया है। और कैपिटल R कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। तो tan फाई इक्वल टू आपका 300 में से 200 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। और ये कितना हो जाएगा, 100 से 100 डिवाइड हो गया। तो इधर कितना बच गया, इधर बचा हमारा 1। इधर कितना बच गया, 1। तो देखिए आपके tan फाई इक्वल टू 1 आया है। 1 का मतलब होता है tan आपका 45 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है। अब देखिए जब ऐसी कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में ये tan हट जाएंगे और हमको फाई निकालना था। तो फाई हमारा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल और प्रवाहित धारा में कलांतर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ पर विद्युत वाहक बल के स्थान पर वोल्टेज भी दिया होगा, तब भी आपको यही फार्मूला लगाना है। तो इस तरीके से हम लोग ये सूत्र लगाएंगे। tan फाई बराबर XL माइनस XC, ये आपका XC है, XL माइनस XC अपान कैपिटल R। और इस तरीके से वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर हम लोग कलांतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका लिखा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, दूसरा है अनुदैर्ध्य, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये जो है क्या होती हैं, ये निर्वात में भी, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। तो निर्वात में कौन सी तरंगें चलती हैं इनमें से, तो आपकी इनमें से निर्वात में कौन सी तरंगें चलती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें। यानी इनकी प्रकृति कैसे हो जाएगी, अनुप्रस्थ तरंगों की भांति हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको इसको याद रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है किस नेचर की होती हैं, तो याद रखना अनुप्रस्थ नेचर की होती हैं। तो आगे देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्या पूछा गया है आपसे, धारावाही चालक के चारों ओर, ये और यहाँ पर 2 बार हो गया, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। पहला ऑप्शन है आपका केवल विद्युत क्षेत्र, दूसरा है केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आपको धारावाही चालक के चारों ओर पूछा गया है। धारावाही चालक, जैसे ये हमारा धारावाही चालक, धारावाही चालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसमें आई धारा प्रवाहित कर दिया जाए तो इसके चारों ओर इनमें से जो है कौन सा क्षेत्र बनेगा, तो इसके चारों ओर, तो इसके चारों ओर इस तरीके से कौन सा आपका क्षेत्र बनेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं ऑरेस्टन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ से उन्होंने क्या बताया था कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस चालक के पास उन्होंने क्या रखा था, एक चुंबकीय सुई रख दी थी। क्या रख दी थी? एक चुंबकीय सुई इस तरीके से रखी थी, जिसमें जब धारा प्रवाहित किए थे इस चालक में तो उसमें क्या आ गया था, डिफ्लेक्शन आ गया था। तो याद रखना, जब किसी चालक तार में या धारावाही चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो धारावाही अगर चालक से आपसे पूछेगा तो धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल, सॉरी इधर है ये ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र। क्या सही होगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र। देखिए इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, क्योंकि एग्जाम में वो भी बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछे गए हैं। देखिए पहली कंडीशन है, जैसे आवेश के बारे में कह दिया जाए, जैसे कोई आवेश है। अब आवेश में पहली कंडीशन क्या आती है कि अगर आवेश रुका हुआ है, कोई आवेश है, क्यों आवेश है, मान लिया जो है ये क्या है, रुका हुआ है। रुका हुआ है यानी इसका वेग 0 है, यानी रेस्ट कंडीशन में है। तब आपका ये कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो याद रखना केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जब आवेश, कोई आवेश है वो रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है, तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब यही आवेश अगर गतिमान है, अगर के आवेश के बारे में कहा जाए, अगर ये आवेश गतिमान है, ये आवेश क्या है, गतिमान हो जाए, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कुछ ना कुछ दे दी जाएगी आपको, यानी ये आवेश गतिमान अगर हो जाए तब आपका ये दोनों बनाएगा, विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी, सॉरी हाँ, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और अगर यहाँ पर अगर धारावाही चालक की बात हो रही है तो धारावाही चालक केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके इस तरीके से बनते हैं। एक तो जब आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोई आवेश है वो रुका हुआ है, तो अगर कोई आवेश रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र केवल उत्पन्न करेगा, और अगर कोई आवेश है वो गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर कोई धारावाही चालक है तो वो केवल, उसके चारों ओर केवल क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका केवल कोटर, दूसरा है केवल इलेक्ट्रॉन, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है पीएन संधि डायोड की जो अवक्षय परत के बारे में, इस तरीके से हम लोग अवक्षय परत के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा। इसके पहले वाला आप लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें हमने पीएन संधि डायोड और अवक्षय परत, विभव प्राचीर, इसके बारे में बता रखा है। तो उसमें हमने बताया था कि ये हमारा पीएन संधि डायोड है, यहाँ पर ये संधि होती है और ये पी क्षेत्र होता है, ये एन क्षेत्र होता है। संधि के आसपास ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कोई आवेशवाहक नहीं होता है, और वही हमारा एरिया क्या कहलाता है, अवक्षय परत। तो अवक्षय परत में क्या होता है, कोई भी आवेशवाहक नहीं होता है। अवक्षय परत में जो है कोई आवेशवाहक नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है आपका कि एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, तो निम्न में से कौन सा जो है अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहला है वेग, दूसरा आयाम, तीसरा तरंगदैर्घ्य, चौथा आवृत्ति। देखिए जब कोई प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहने का मतलब है कि कौन सी राशि नहीं बदलेगी।
तो याद रखना बच्चों, वेग बदल जाता है, आयाम बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, आपकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। याद रखना जब कोई प्रकाश किरण या प्रकाश किरण पुंज किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वेग बदल जाएगा, आयाम बदल जाएगा, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति एक ऐसी राशि है जो है नहीं बदलेगी। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है कि 99 ओम प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको शंट का प्रतिरोध पूछा गया है। शंट क्या होता है? शंट जो है 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शंट किसे कहते हैं। तो याद रखिए शंट एक प्रकार का प्रतिरोध तार होता है जो धारामापी को जलने से बचाता है। धारामापी में इसको लगाया जाता है। याद रखना शंट क्या होता है? एक प्रकार का प्रतिरोध तार होता है जो धारामापी को जलने से बचाता है। अब 99 ओम प्रतिरोध के धारामापी में, तो 99 ओम दिया गया है जो प्रतिरोध, वो धारामापी का प्रतिरोध है। धारामापी का प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल जी बराबर हो जाएगा आपका 99 ओम। मुख्य धारा जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्य धारा आई हो जाएगी का 10% भेजने के लिए। अब धारामापी मुख्य धारा का I%। अब धारामापी की धारा जो होती है वो IG होती है, जी मतलब गैल्वेनोमीटर। तो IG बराबर मुख्य धारा का कितना दिया गया है? I का 10% दिया गया है। IG क्या हो गई? धारामापी की धारा हो गई, I जो है मुख्य धारा, तो मुख्य धारा का 10%। तो IG आपका यहाँ हो जाएगा I गुणे 10/100 हो जाएगा। यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो IG बराबर क्या आ जाएगा आपका? I/10 हो गया। भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध क्या होगा? शंट का प्रतिरोध मतलब कैपिटल S बराबर आपको निकालना है। शंट के प्रतिरोध मतलब कैपिटल S आपको ज्ञात करना है। तब इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र जो होता है वो कैपिटल S बराबर क्या होता है आपका? IG/I-IG गुणे कैपिटल G। इस तरीके से ये आपका फार्मूला होता है। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो S बराबर IG के स्थान पर कितना रख देंगे? I/10 माइनस I तो आपका यही रहेगा, IG के स्थान पर फिर लिख देंगे I/10 और कैपिटल G कितना दिया गया है आपका? 99। इस तरीके से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके आगे देखिए, अब यहाँ पर हम लोग पहले इसको नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। तो S इक्वल टू आपका हो जाएगा ऊपर I/10 हो जाएगा, नीचे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और पहले यहाँ पर 1 और 10 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 10। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 10I माइनस ये 1 इस I से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? I और इनटू इधर कितना है? 99। अब देखिए आप S इक्वल टू यहाँ पर I/10 हो गया, ये 10I से I चला जाएगा तो 9I/10 हो जाएगा, यहाँ पर 99। अब ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके आगे देखते हैं, S इक्वल टू हो जाएगा I/9I इंटू 99। I से I कैंसिल हो जाएगा, 9 जा 9, 9 जा 9, 9 जा 9। तो यहाँ पर S इक्वल टू आ गया हमारा 11 ओम आ गया। मात्रक लिखना मत भूलिएगा। तो S यानी कि शंट का प्रतिरोध जो होता है, शंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 11 ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दिया गया है आपका कि यदि गामा किरणों, एक्स किरणों तथा सूक्ष्म तरंगों की निर्वात में तरंग दैर्ध्य क्रमशः λ1, λ2 तथा λ3 हो तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? देखिए गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य दी गई है λ1, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य दी गई है λ2, और सूक्ष्म तरंगे जो होती हैं माइक्रोवेव्स, उनकी तरंग दैर्ध्य आपका दी गई है λ3, है ना, और ये निर्वात में तरंग दैर्ध्य है इन सब की। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला ऑप्शन है λ1 बराबर λ2 बराबर λ3।
मतलब कि तीनों की तरंग दैर्घ्य बराबर होंगी। दूसरा ऑप्शन है λ1 इज लेस देन λ2 इज ग्रेटर देन λ3। तीसरा ऑप्शन है λ1 इज ग्रेटर देन λ2 लेस देन λ3। चौथा ऑप्शन है λ1 इज लेस देन λ2 इज लेस देन λ3। तो जो है इनमें से आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इनकी जो ये तरंगें होती हैं, इनकी जो आवृत्ति होती है और तरंग दैर्घ्य, इन दोनों को हम लोग एक ट्रिक से माध्यम से याद करेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा, रेमा अब दर्शन पाएगा। रेमा अब दर्शन पाएगा। रे का मतलब हो जाएगा रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। मा का मतलब हो जाएगा माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, ये माइक्रो तरंगे। अव का मतलब हो जाएगा आपका अवरक्त, अवरक्त तरंगे। दर्शन का मतलब होता है जो है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश। और पा का मतलब हो जाएगा पराबैंगनी, पराबैंगनी। ए का मतलब हो जाएगा एक्स किरणें। और गा का मतलब हो जाएगा गामा, गामा रेज यानी गामा किरणें। इस तरीके से आप जो है इस ट्रिक से माध्यम से इनको याद रख पाएंगे। रेमा आप दर्शन पाएगा। अब जब इधर से रेमा से इधर पाएगा यानी इस तरफ जब बढ़ते हैं तो होता है आवृत्ति का बढ़ता क्रम, आवृत्ति का बढ़ता क्रम। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होती हैं। यानी कि अगर जिस तरंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। तो इधर इस तरफ जो है आवृत्ति का बढ़ता क्रम है लेकिन तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? गामा किरणों की। आप देखिए इधर आवृत्ति का बढ़ता क्रम है लेकिन इधर से इधर तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम है। तो सबसे कम तरंग किनकी होगी? गामा किरणों की। अब तो गामा किरणों की सबसे कम हो गई। उसके बाद हमको यहाँ पर दिया गया है एक्स किरणें, तो उससे ज़्यादा किसकी होगी? एक्स किरणों की होगी, है ना। और फिर उसके बाद हमको दिया गया सूक्ष्म किरणें, तो सूक्ष्म तरंगें यहाँ पर है। तो यहाँ इन तीनों की बात हो रही है। याद रखना इधर आवृत्ति बढ़ रही है और तरंग दैर्घ्य इधर घट रही है। लेकिन जब इधर से इधर आएंगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। इधर से इधर क्या होगी? तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। याद रखना इधर से इधर तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ेगी। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी हो जाएगी? गामा किरणों की। उससे ज़्यादा किसकी होगी तरंग दैर्घ्य? एक्स किरणों की। उससे ज़्यादा पराबैंगनी, उससे ज़्यादा दृश्य प्रकाश, पे अवरक्त, फिर सूक्ष्म तरंगे, फिर रेडियो तरंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों की बात हो रही है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? गामा किरणों की। उससे ज़्यादा किसकी होगी? एक्स किरणों की। और उससे ज़्यादा किसकी होगी? सूक्ष्म तरंगों की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सबसे छोटा सबसे बड़ा इसमें λ3 है। λ3 किसकी तरंग दैर्घ्य है? आपकी सूक्ष्म तरंगों की। उससे बड़ा कौन है? λ2 यानी एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य। और जो λ1 है वो गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य, वो सबसे कम है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इस ट्रिक से माध्यम से आप लोग बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है, एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई का कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान कितना होगा? एक तार है उसको खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना कर दिया गया, तो आपको बताना है कि प्रतिरोधकता का मान क्या होगा। 4 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हमसे प्रतिरोधकता पूछी गई है। प्रतिरोधकता जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं या रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो याद रखना यहाँ पर बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं यहाँ पर प्रतिरोध का मान पूछा गया है, तो प्रतिरोध नहीं है, ये प्रतिरोधकता यानी कि रो का मान पूछा गया, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पर तार को खींचकर आप चाहे जितना खींच के उसको लंबाई जो भी कर दीजिए, प्रतिरोधकता का मान कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि चालक जो तार है वो पदार्थ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक ही तार है, उसी को तो
खींच करके 2 गुना कर दिया गया, ऐसा तो है नहीं कि दूसरा तार ले लिया गया। तो तार वही है, यानी तार के पदार्थ सेम है, तो उसी को खींचकर 2 गुना किया गया है। तो प्रतिरोधकता का मान यहाँ पर क्या हो रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बेटा गलती मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में बेटा यहीं तक, इसमें हमने आज 8 क्वेश्चन करवाए हैं। पहले वाले वीडियो में हमने 11 क्वेश्चन करवाए हैं और इस तरीके से ये सीरीज़ जो है आगे की ओर चलती रहेगी और कम से कम 5 या 6 लेक्चर में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो 2025 की बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स के लिए आएंगे कक्षा 12 में, तो 5 वीडियो में लगभग कवर कर देंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को पढ़ के जाइएगा। पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपके पेपर के इसी में से आएंगे। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा काफ़ी बच्चों के पास, ताकि उनकी तैयारी भी अच्छे से हो जाए, और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।